नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर मैं डॉक्टर राखी कटियार आप सबके सामने उपस्थित हूँ, किसी एक महान शख्सियत के साथ और बहुत जल्दी ही आप उसे रूबरू होने वाले हैं। सबसे पहले नमन करती हूँ इस मंच को, देवशील मेमोरियल मंच, जो कि अपनी साहित्यिक गतिविधियों की वजह से आज सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी एक खास पहचान बन चुकी है। इसी नमन के साथ आमंत्रित करती हूँ हमारी आज की मेहमान डॉक्टर शकुंतला सरुपरिया जी को। नमस्कार राखी जी। नमस्ते। आप मुझे दिख नहीं रही हैं, आपके दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। वहां बहुत से बहुत कुछ सेटिंग में कुछ गड़बड़ है शायद। अ, हाँ, मेरा कैमरा ऑन है। जी जी जी। और आदरणीय रश्मि जी कृपया देखें, या तो मुझे लगता है शकुंतला जी आपका वीडियो बंद है ऐसा लिख के आ रहा है। मैं वापस लिंक पे जाके आती हूँ। हाँ, वैसे भी बड़े-बड़े काम जो हैं वो इतनी आसानी से नहीं होते हैं। और मुझे जो याद आ रहा है कि हृदय बोला प्रीत अंतस में बसाना जानते हैं। हृदय बोला प्रीत अंतस में बसाना जानते हैं। होंठ बोले पीर को हम गुनगुनाना जानते हैं। प्रथम तो सकुचे मगर फिर यूं सजीले नयन बोले, हम धधकती आग को पानी बनाना जानते हैं। और ये साहित्यकारों की खूबी होती है कि वो किस तरह से अपने मन की धधकती आग को बड़े ही सहज रूप में अभिव्यक्त कर देते हैं, कभी कागज के पन्नों पे, तो कभी इस तरह के विशेष मंचों से जुड़कर अपनी बात आप तक पहुंचा देते हैं। आदरणीय लोकेश चौधरी जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सदैव मंच पर बड़े समय से जुड़ जाती हैं और अन्य लोग भी जो साथी मेरे जुड़े हुए हैं इस मंच से, उन सबका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और उनके लिए यही कहना चाहूंगी कि मन की मलिका मुस्कान कलिका आई है होठों पे बनके सरगम। स्वागतम, शुभ स्वागतम, स्वागतम, शुभ स्वागतम। मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ हमारी आज की मेहमान डॉक्टर शकुंतला सरुपरिया जी का। और ये तो सच है कि जब भी हम कुछ बड़ा काम करने जाते हैं तो कुछ बाधाओं का आना स्वाभाविक होता है। जैसे आज प्रत्यक्ष उदाहरण है कि हम कई दिनों से बहुत उत्सुक हैं कि आदरणीय शकुंतला जी से बात की जाए। और देखिए इस तरह की एक छोटी सी जो व्यवधान है वो आया है छोटा सा, और शीघ्र ही इसको दूर किया जाएगा। तब तक मुझे लगता है कि मैं आपको अपनी एक गजल के चंद शेर सुनाना चाहती हूँ कि मेरे आंसुओं को दामन, मेरे सर को तेरा शाना। मेरे आंसुओं को दामन, मेरे सर को तेरा शाना, है यही मेरा असासा, है यही मेरा खजाना। वही भोर की शिकायत, वही सांझ की अदावत, वही भोर की शिकायत, वही सांझ की अदावत, अजी कोई तो सुनाए हंसकर नया तराना। अजी कोई तो सुनाए हंसकर नया तराना। ये बात है जरूरी, ये बात याद रखो। ये बात है जरूरी, ये बात याद रखो। जिसको रुलाए ईश्वर उसको न तुम रुलाना। जिसको रुलाए ईश्वर उसको न तुम रुलाना। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय लोकेश जी कि जब दोस्त कह दिया है, आप सबकी नजर है ये शेर, कि जब दोस्त कह दिया है मुझको तो ये कसम है। जब दोस्त कह दिया है मुझको तो ये कसम है, चाहे खुशी हो या गम मुझसे नहीं छुपाना। चाहे खुशी हो या गम मुझसे नहीं छुपाना। और शेर देखिए कि दस्तूर ही अलग है मैदान जंग का पर। दस्तूर ही अलग है मैदान जंग का पर।
दुश्मन का दिल यूं ही हरगिज न तुम दुखाना, दुश्मन का दिल यूं ही हरगिज न तुम दुखाना, और बेजान थी नमस्कार। फिजाएं। क्या बात है शकुंतला जी, आपका बहुत मैं बहुत स्वागत है। और आपकी नजर, ये शेर मैं पढ़ ही रही थी और देखिए इसी खास मौके पर ये शेर आया कि बेजान थी फिजाएं, बेरंग थे नजारे, बेजान थी फिजाएं, बेरंग थे नजारे, हम तुम मिले तो फिर ये रंगी हुआ जमाना, हम तुम मिले तो फिर ये रंगी हुआ जमाना। आज बहुत बहुत हमारे साथ में आदरणीय, परम आदरणीय डॉक्टर शकुंतला सरुपरिया जी उदयपुर राजस्थान से हमारे बीच में हैं, और वो इतनी महान शख्सियत है, उतनी ही सरलता उनके अंदर है। और ये बात इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं ऑनलाइन उनसे मिली हूँ, मैं रूबरू कई बार मिल चुकी हूँ, और हर बार उनकी कुछ और जो खासियत है वो मेरे सामने आती है, और मेरा जो मन है वो नतमस्तक हो जाता है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज देवशील मंच धन्यवाद। पर। जी, बहुत बहुत आपके धन्यवाद। बारे में। जी, आपके बारे में शकुंतला जी, यूं तो बहुत सारी चीजें, और हमारे जो साथी जुड़े हैं उनको भी सबको मालूम है कि आप बहुत अच्छा गाती हैं, आप बहुत अच्छा लिखती हैं, आप उतनी ही उत्कृष्ट मंच संचालिका हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आपके भीतर एक जो सच्चे पत्रकार के गुण होते हैं वो भरे हुए हैं। और कहते भी है ना कि न खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। और सचमुच आपने इसी से शुरुआत की थी जनता के बीच में आने की, और मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि महिला पत्रकार, महिला संपादक जब होती हैं तो वो अपनी और चीजों के साथ साथ इस काम को भी बखूबी अंजाम देती हैं। तो आदरणीय शकुंतला जी, आपका स्वागत करते हुए सबसे पहले मैं हम सभी साथियों की ओर से आपसे यही पूछना चाहूंगी कि एक पत्रकार बनना, एक संपादक बनना, उस समय जब आप बनी, इतना आम नहीं था औरतों का पत्रकारिता के जगत में आना। तो आपने कैसे शुरुआत की इसकी? बिल्कुल। पहली बार तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई तो मैं जुड़ नहीं पाई। देवशील मेमोरियल परिवार का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा। और मुझे अच्छा लगा कि राखी जी मेरे बारे में लोगों तक जो बड़ी बात पहुंचानी है उसके लिए मेरे से जुड़ी हैं। मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। और जैसा कि उन्होंने कहा कि पत्रकारिता की जो बात है वो सब, क्योंकि मेरे पिता, बचपन से मैंने पत्रकारिता का माहौल देखा था। मेरे पिता राजस्थान में हिंदुस्तान टाइम्स के ब्यूरो चीफ थे और इस वजह से घर में अखबारों का, और उसके बाद उन्होंने जब राजस्थान विश्वविद्यालय में पहली बार पाठ्यक्रम के रूप में पत्रकारिता का जो पाठ्यक्रम है वो शुरू करवाया एक मानद अध्यक्ष के रूप में, तो मेरा भी मन हुआ, क्योंकि मैं बचपन से ही डिबेट वगैरह, वो शायद मेरे जीन्स में था। इस वजह से मुझे भाषण और वाद विवाद प्रतियोगिताओं में हमेशा प्रथम आना, नाटकों में भाग लेना, मतलब एक स्टेज को, मतलब स्टेज पे जाना आना, एक्स्ट्रा करिकुलर्स में मैं हमेशा रहती थी। तो कॉलेज लेवल पे भी, और मैं कॉलेज में प्रेसिडेंट भी रही, कानोड़िया कॉलेज जयपुर से। तो कुछ जी, मिलाकर के सारा माहौल जो है बाहरी दुनिया को देखने का था। तो उसी नज़रिए को काम लेते हुए मैंने भी पाठ्यक्रम वो पास किया। हालांकि पत्रकारिता का पाठ्यक्रम वैसा ही है जैसे तैराकी सीख करके, तैराकी के बिना, पानी के बिना बिल्कुल। बिना उतरे आप कोई भी तैराकी नहीं सीख सकता। तो जब क्षेत्र में आते हैं तब आपको पत्रकारिता में जो महारत हासिल होती है या आपकी कलम बोलती है वो प्रैक्टिकली करने से ही होती है। और मैंने उदयपुर में जब दैनिक भास्कर आया उसके बाद मैंने ज्वाइनिंग की, और उससे पहले मैं जय राजस्थान अखबार में, शादी के बाद जब मैं उदयपुर आई तो मैंने काम करना शुरू किया। क्या बात है, क्या बात है। और बहुत आपने ये सही बात बताई कि ये एक प्रैक्टिकल चीज है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पत्रकारिता का कोई डिप्लोमा या डिग्री लेके अगर आपने अनुभव नहीं लिया तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सच बिल्कुल। बात है। और मुझे याद है कि बहुत सालों पहले तनीमा में आपने मेरे बारे में भी कुछ छापा था, तब हम रूबरू मिले नहीं थे जरूर, लेकिन मुझे आज तक याद है कि आप बहुत अच्छा लिखती थी। आपके जो संपादकीय होते थे वो पढ़ने लायक होते थे।
और हम तो आपस में, मैं और डॉक्टर रचना निगम जी, हम आपस में बात किया करते थे कि इस वक्त वहां कौन धुआं देखने जाए, इस वक्त वहां कौन धुआं देखने जाए, तनीमा में पड़ेंगे कहाँ आग लगी थी। तो इस तरह की जो चीजें थी वो आपके अखबार बहुत से हमको पता चलती थी, बहुत अच्छा लगता था। साथ में अखबार में आपने काम किया और जैसा आपने कहा कि जीन्स में वो चीज है, पिताजी जो थे वो इतने बड़े पत्रकार थे और राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने इतना काम किया अपने देश के लिए। पत्रकारिता से कैसे देश को हम आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे देश को सहयोग कर सकते हैं, इसका वो प्रत्यक्ष उदाहरण थे। तो उनको सादर बिल्कुल। नमन करती हूँ इस 71 मंच के से। वार में 71 के वार में मेरे पिता संवाददाता के रूप में गए थे और वहाँ भी सैनिक की पोशाक में रहना पड़ता था। और मैं खास तौर पे बताना चाहूँगी कि मेरे पिता की लंबाई जो है 6'2" हाइट की थी। बहुत खूबसूरत दिखते थे उस सैनिक की जी पोशाक में। और जी वहाँ पे एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जैसलमेर के पास, तनोट माता का। तो वो तनोट माता का जो मंदिर है, उस वक्त की लड़ाई में मेरे पिता उस तनोट माता के मंदिर में बंद रहे और चारों तरफ बमबारी हुई। और वही किस्से के कारण तनोट माता का मंदिर बहुत प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि मंदिर क्या में बात है। रहने वालों का, मंदिर के अंदर जाने वालों का कुछ भी नहीं बिगड़ा। और मेरे पिता ने तनोट की लड़ाई पर एक पुस्तक भी लिखी जो बहुत जगह पॉपुलर भी हुई। 71 के वार के बाद में उन्होंने जिस तरह से पाठ्यक्रम शुरू करवाया, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि पिता एक आदर्श के रूप में हमेशा मेरे सामने रहते थे। और हालाँकि उनको बहुत अच्छा नहीं लगता था कि मैं कविताएँ करूँ या ये करूँ, संगीत में जाऊँ, क्योंकि उन्होंने बाहरी दुनिया देखी थी कि इस दुनिया में एक औरत को बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ता है कहीं भी बाहर जाने पर। तो उन्हें एक बेटी के तौर पे, एक मैं कह सकती हूँ कि उन्हें थोड़ा-सा डर लगता था कि वो बाहरी दुनिया में इतनी ना रम जाए कि उसे लौटना मुश्किल हो। तो पिता मेरे बहुत आदर्श के केंद्र थे। और बताना चाहूँगी कि पिछले 8-10 वर्षों से मैं पिता के नाम से कलम का सिपाही सम्मान जो है पत्रकारों को, साहित्यकारों को और जो समाज क्षेत्र में अग्रणी लोग हैं, उनको देती हूँ। और अपनी तरफ से, और चाहती हूँ कि पिता का जो एक आदर्श रूप है, वो सब तक किसी न किसी रूप से, वार्षिक रूप से याद किया जाए। क्या बात है। और सचमुच मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, स्वयं मैंने अनुभूत किया है आपकी मेहमान नवाजी को, आप जिस तरह से प्यार और मोहब्बत लोगों को बांटती हैं। कुछ पंक्तियां आप ही के लिए आज ही लिखी हैं और कुछ ही समय पहले लिखी हैं, समर्पित कर रही हूँ आपको कि जैसे वाह! रोशन हुआ हो सितारा, जैसे हुँ। रोशन हुआ हो सितारा, आपका साथ हमको है प्यारा। वाह, आपकी वाह! ये आपकी ये जहानत तो देखी, सारे लोगों की हर नब्ज परखी, भटके भूले हो या राह पर हो, आपने सबका सदका उतारा, जैसे ओह! रोशन हुआ हो सितारा। आप फूलों के बहुत मानंद महकती, आप फूलों के मानंद महकती, अपनी दरिया दिली सिद्ध करती, जिंदगी का सबक भी सिखाया, आपने ही तो हमको निखारा, जैसे हाँ, रोशन हुआ हो सितारा, आपका साथ हमको है प्यारा। और बहुत खूब, शकुंतला जी, बहुत खूब, बहुत सचमुच खूब। शुक्रिया, आपका शुक्रिया। साथ हमें बहुत प्यारा है और उस प्यारे साथ को देखने के लिए, उसे महसूसने के लिए, आपको सुनने के लिए आज तमाम विद्वजन हमारे मन से जुड़े हैं। आदरणीय हीरो वाधवानी जी, जो सूक्तियों की बहुत ही खूबसूरत पुस्तक उन्होंने लिखी है, जिसमें एक से बढ़कर एक प्रेरक सूक्तियां हैं। आदरणीय सोनिया सोनामक्स जी, जो स्वयं एक मशहूर गजलकारा हैं। आदरणीय राजेश जी, जो कि बहुत बड़े गीतकार गजलकार हैं। आदरणीय राजपाल यादव जी जुड़े हुए हैं, जो स्वयं इन लोगों की मतलब क्या मैं खासियत बताऊं, सब जानता है, राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें सभी लोग जानते हैं। तो हमारे लिए हम यही कहेंगे जहे नसीब कि आप लोग सुन रहे हैं इतने प्यार से हम लोग को। शकुंतला जी, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगी कि अगर हमारे साथ इतनी बड़ी शायरा, इतनी बड़ी कवियत्री और इतनी बड़ी गायिका हो, तो क्यों ना कुछ संगीत का फुट उसमें आना ही चाहिए प्रोग्राम में। तो आपसे सबसे पहले हम कुछ सुनते हैं जो आपको बहुत अच्छा लगता हो। जी। चलिए मैं कुछ गज़ल के अशार रखती हूँ अपने परिचय के रूबरू होकर के। तो स्वागत उसमें है। मैं बताना चाहती हूँ, मैं इसमें तमाम नारी शक्ति को, तमाम ख़वातीन को भी शामिल करना चाहती हूँ कि उन्हें कैसा और
क्यों ऐसा सोचना चाहिए, उसी बात को मैंने अपनी इस गजल में कहा है। कुछ एक अशआर करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। ज़मीं हूँ मैं खुद ही, मैं खुद आसमां हूँ, मैं तन्हा हूँ खुद में, मैं खुद कारवां हूँ। ज़मीं हूँ मैं खुद ही, मैं खुद आसमां हूँ, मैं दुनिया में तन्हा, मैं खुद कारवां हूँ। मैं सूरज किरण हूँ, मैं ही चांदनी हूँ, मैं शबनम भी मैं धूप, खुद साहिबा हूँ, मैं खुद साहिबा हूँ। बहारों ने बांधे मेरी आंखों में गुल, बहारों ने बांधे मेरी आंखों में गुल, बहारों ने बांधे मेरी आंखों में गुल। मैं खुशबू हूँ गुलशन, मैं खुद बागबां हूँ, मैं खुद बागबां हूँ। धुआओं में रहना, चिरागों से जलना, मैं खुद आरती हूँ, मैं खुद ही अज़ा हूँ, मैं खुद ही अज़ा हूँ। और ऐसा नहीं है कि राह में मुश्किलें कम थी, वो गम की सलीबें, सलीबों पे चढ़ना, मैं कुर्बानियों का नया खुद निशान हूँ, मैं कुर्बानियों का नया खुद निशान हूँ। मेरे बोल मीठे, मेरे बोल सच्चे, मैं जिंदा दिली का खरा खुद बयां हूँ, मैं जिंदा दिली का खरा खुद बयां हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है। और सचमुच राजपाल जी लिख रहे हैं कि शकुंतला जी को सुनना हमेशा ही सुखद होता है। दया सिन्हा जी बहुत भी लिख बहुत रही हैं, धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति। सभी लोग बहुत धन्यवाद। प्रशंसा भरे शब्दों से आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। और आपने सच कहा शकुंतला जी कि ऐसा नहीं होता हम जब किसी मुकाम पे पहुंचते हैं कि बड़ी आसानी से पहुंच गए। एक संघर्ष होता है जो हो सकता है लोगों को ना दिखता हो, लेकिन जिसने खुद अनुभव किया होता है। कहते हैं ना कि जो साज से निकली है वो धुन सबने सुनी है। जो वाह साज वाह से निकली है वो धुन सबने सुनी है। जो तार पे गुजरी है वो किस दिल को पता है। वाह तो वाह। ये बहुत संघर्ष धन्यवाद। का सिलसिला हम सबके जिंदगी में आता ही रहता है, लेकिन जो उन संघर्षों से पार पा जाता है अपने आत्मबल, अपनी आत्मशक्ति और परिश्रम से, वही आगे बढ़ता है। आदरणीय भूदत्त शर्मा जी, आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। क्या बात है। नमस्कार गुरदत्त जी जी। जी जी। और शकुंतला जी, जैसा कि आपने पत्रकारिता से अपने करियर की शुरुआत की और उसके बाद में आप एक बहुत ही प्रसिद्ध मंच संचालिका के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर जानी गई। आपके यहाँ जब हम गए तो हमने देखा कि एक बहुत बड़ा हॉल आपकी ट्रॉफियों से भरा हुआ है और इतनी ज्यादा है, मैंने अभी तक अपनी जिंदगी में किसी के भी घर पे इतनी सारी ट्रॉफियां, इतने सारे सम्मान, इतने पदक नहीं देखे। और सचमुच मुझे जब बताया आपके जो जीवन साथी हैं, अभी उनके बारे में भी बात करेंगे। उन्होंने बताया कि हमने 3-4 बड़े-बड़े बोरों में भी भर के रख दिए क्योंकि इसके लिए जगह नहीं हो पा रही है। इतने सालों की जो मेहनत है, वो आपकी इस तरह से मैंने इतना खूबसूरत लग रहा था, उन एक-एक चीज़ को देखना और याद करना, ये कहाँ पे प्रोग्राम हुआ था और हमने आपस में बात भी की थी। तो आप थोड़ा-सा ये बताइए मुझे कि मंच संचालन आपने कैसे शुरुआत की और कब शुरुआत की? जी, जैसा कि मैंने बताया था कि महाविद्यालय स्तर पर मुझे नाटकों में और इन सब में भाग लेना बहुत अच्छा लगता था। तो एक जी। शब्दों से जो प्यार था, वो मुझे विवाह से पहले ही था। और वहीं पर मैंने युवाणी कार्यक्रम, जैसा कि आप जानते हैं आकाशवाणी में हाँ, हाँ, हर हाँ। स्टेशन पे होता है, आपने जी, भी जी। किया होगा। जी। तो मेरा युवाणी में जयपुर में जब सिलेक्शन हुआ और विवाह के उपरांत जब मैं उदयपुर आई, तो मैंने यहाँ ट्रांसफ़र करवाया और मैं युवाणी के साथ-साथ फिर मैं एक महिला जगत के लिए मैं अधिकृत कर दी गई। तो महीने में 6 बार मुझे वो कार्यक्रम देना होता था। तो उसके लिए मैं जब कंपेयरिंग के जाने लगी और लगातार मुझे बुलाया जाने लगा। उस वक़्त बहुत कम एंकर्स थी उदयपुर में और क्योंकि मुझे शब्दों से खेलना शुरू से ही बहुत अच्छा लगता था और मैं चाहती थी जो भी कुछ बोलूँ, तो शब्दों को मोतियों की तरह जड़ूँ।
और तब मैं बिल्कुल। किसी सेंटेंस को बनाऊं या वाक्य को बनाऊं। बाकी तो आप यही कहेंगे कि आइए और जाइए, इस तरह का संचालन। तो जैसे मैं आपको भी देखती हूँ, बहुत खूबसूरत इतने सुंदर अल्फाज लेकर के अपने मौलिकता को जारी रखते हुए और इतना खूबसूरत तरीके से आप लोगों को बांधती हैं। तो बहुत बार मैंने आपको भी देखा है। तो कुछ ऐसा ऐसा मुझे होने लगा और उसके बाद मुझे राजस्थान टूरिज्म के किसी डायरेक्टर ने मुझे एक कार्यक्रम के लिए बुलाया। तो उन्हें वहाँ बहुत पसंद आया। उसके बाद वहाँ लोगों ने देखा तो लोगों ने मुझे कांटेक्ट करना शुरू किया। तो इस तरह से लगभग मुझे आज 35-40 बरस हो गए। 36 साल तो मुझे उदयपुर आए हुए हो गए। तो मेरी लगातार संचालन की जो मैंने एक डायरी बनाई उसके लिए, अच्छे अच्छे लोगों के कोटेशंस वगैरह। मैं किसी के घर भी मिलने जाती थी, अगर वहाँ कोई मैगजीन पढ़ी और उसमें कुछ अच्छी पंक्तियाँ मुझे मिल गई तो मैं वहाँ अपनी डायरी में नोट करके लाती थी। और क्योंकि मुझे रेडियो पे भी रेगुलर कंपेयरिंग करना पड़ता था और खूबसूरत तरीके से, तो मैं जी, उनको जी। इस तरह से क्योंकि एक कवि मन मेरे पास पहले से था। तो कंपेयरिंग में मैं कविता में मेरा थोड़ा शायरी वगैरह होती थी और अल्फाज से मुझे बहुत प्यार था। तो इस तरह से मेरा काफिला बढ़ता गया संचालन के लिए। लोग मुझे जहाँ देखते थे वहाँ दूसरी जगह बुलाने लग गए। तो मैंने इसके लिए चाहे किसी मारुति शेवरलेट का उद्घाटन हो या फिर किसी कॉलेज में प्रोग्राम हो या किसी स्कूल के वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम हो, किसी टूरिज्म का प्रोग्राम हो, तो मैं सब तरह के कार्यक्रम करने लगी। और बाद में होते होते तो जब यहाँ पे संगीत के जो कार्यक्रम होते हैं विवाह उत्सव में, संगीत के प्रोग्राम होते हैं, अलग अलग तरह के प्रोग्राम होते हैं, तब भी मैंने वो भी मैंने पहली बार उदयपुर में शुरू किया। तो मुझे बहुत सफलताएं इस तरह से मिली और एक पहचान मेरी संचालक के रूप में होने लगी। क्या जी बात है! और सच बात है, कहते हैं ना कि जो अंदर से जिसको लगता है कि मुझे अपना बेस्ट देना है। मैंने आपको देखा है कि आज भी आप इतना बड़ा अनुभव है आपको, इतने मंचों पर आप गई हैं, अनगिनत मंचों पे, लेकिन आज भी मैंने देखा है कि जब आप किसी प्रोग्राम की तैयारी करती हैं, तो आप जैसे कक्षा 10 का बच्चा अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करता है, मैंने स्वयं देखा है कि आप उस तरह से तैयारी करती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरे में भी पता नहीं बहुत सारी चीज़ें आपकी तरह की हैं कि हम रेडियो में जाते हैं या हम कुछ भी प्रोग्राम करते हैं, बड़ी सिंसेरिटी के साथ में अच्छा लगता है और दिल को बड़ा सुकून देता है कि हमें ये ऐसा बिल्कुल। करना ही चाहिए। तो इसीलिए हाँ मैं आपको यही कहूँगी कि मेरा शुक्र है खुदाया, मेरा यार मिल गया है। मेरा हाँ शुक्र है हाँ। खुदाया, मेरा यार मिल गया है। मेरे बेकरार दिल को ये करार मिल गया है। कभी मैं भी ढूँढती एक थी शेर जिसको। कह सकती हूँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। स्वागत है कि हाँ, कभी इरशाद। ढूँढती थी जिसको मेरी मुंतज़िर निगाहें, वो निगाहे मुंतज़िर को मेरा प्यार मिल गया है। क्या बात है वाह, वाह, वाह। शकुंतला जी! आपके लिए तो जी, आपको देखते ही और जैसे ही पता चला कि मुझे आपका साक्षात्कार लेना है, ये कहते हैं ना हज़ारों शेर जो है अशार मेरे ज़हन में आने लगे कि मैं ये कहूँगी कि शायद आपके लिए जो मेरी मोहब्बत है और क्यों ना हो आदरणीय कनकलता गौर जी भी जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका। सारे तो लोग जो जैसा कि सामने हैं, आप और आपके लिए मैं एक शेर कहना चाहती हूँ इसी बात पर, क्योंकि बात हो रही है संचालन की, कि आप जो जी, बैठे हैं इस महफिल में, हम इस पहर को खुशियों का पहर कहते हैं और है ये तकदीर कि आपने अपना समझा, हम इसे सदियों की दुआओं का असर कहते हैं। हम क्या इसे बात सदियों है! की दुआओं का असर कहते हैं। तो क्या बात है! कनक क्या जी बात हैं, है! भूजत जी हैं, सभी घर पधार चुके हैं। तो मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है कि कोई किसी के घर बिना मोहब्बत के, बिना कद्र के कोई भी नहीं जाता। जब हमारे रूह की डोर किसी को खींचती है मोहब्बत के साथ, तभी कोई किसी के घर जा पाता है और उस तरह का रिश्ता बन पाता है सही, दोनों सही, तरफ। सही फरमाया। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही फरमाया आपने और बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करना और साथ में आपसे बात करना भी अच्छा लग रहा है, उससे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, वो भी सब अपने लोग हैं, जो बिल्कुल आपस में बिल्कुल। एक एक जो स्नेह की ये डोर है, खास उससे बात बंधे है। हुए हैं। जी। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया शकुंतला जी आप बहुत मंचों पे गई हैं, आपने बहुत संचालन किया है और जब हम मंचों पे जाते हैं ना तो हर मंच का अपना एक अलग अनुभव होता है। एक कोई बिल्कुल। नई चीज़ सीखने को मिलती है, कभी वो याद हमें गुदगुदा देती है, कभी-कभी मन कसैला भी हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि आपके पास तो
खजाना होगा ऐसी यादों का, लेकिन कोई एक ऐसी याद जिससे आज भी आपका मन गुदगुदा जाता हो कि आप मंच पर थी और ऐसा हुआ, वो ज़रूर मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों के साथ आप बाँटें। बिल्कुल, बहुत सारे अनुभव हैं मेरे। एक बार मैं मारुति शेवरलेट के अलावा अशोक लेलैंड की गाड़ियों का जो उद्घाटन हो रहा था और मारुति के डायरेक्टर भी आए हुए थे उस वक़्त। तो जब जी, मैं संचालन करके उतरी और बहुत सारे लोग थे, जब उनके भाषण की बारी आई, तो उन्होंने कहा कि ये स्क्रिप्ट इनकी चुरा लेनी चाहिए। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। बोले कि हम लोग इतनी कंपनी के माध्यम से इतने शहरों में जाते हैं, इतने देशों में जाते हैं, पर जिस तरह का शकुंतला जी ने संचालन किया तो इनकी स्क्रिप्ट एज इट इज चुरा ली जाए। दूसरी बात, एक बार इंडियन टूरिज्म का एक 5 दिन का वर्कशॉप था उदयपुर में, जिसमें सारे टूरिस्ट को जो संभालते थे अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग, तो वो लोग सबकी मीटिंग थी। तो वहाँ पर इंडियन टूरिज्म के जो सबसे बड़े डायरेक्टर थे वधावन साहब, वो आए थे और उनकी श्रीमती जी भी। तो मैंने देखा कि जब भी हर सेशन में मेरा संचालन होता था, क्योंकि वो खास व्यक्ति होते थे उस सेशन में, तो मैं जो कुछ भी उनके बारे में बोलती थी, कोई भी खास बात या कोई खास शेर, तो उनकी पत्नी शीघ्र आके वो कागज मुझसे ले जाती थी। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था। और उसके बाद बताना चाहूंगी कि जब उसका 5 दिन के बाद समापन की बेला आई, क्योंकि उन लोगों के साथ पूरे पूरे दिन रहना पड़ता था सेशंस में, कल्चरल प्रोग्राम में भी, इवन कवि सम्मेलन भी हमने करवाया, तो सबका मैंने संचालन किया था। तो दिनों दिन एक प्रगाढ़ता सी 5 दिनों में होने लगी सबसे। और जब अंतिम दिन था और समापन के समारोह था, तो वाकई जब स्टेज से मुझे एकदम से आंसू आ गए तो सारे लोग रोने लगे। तो इस क्या तरह बात की बहुत सारी यादें हुई कि एक मामूली संचालक जो मैं एक मंच को संभाल रहा है, कार्यक्रम किसी और का है, लेकिन मुझसे इतना जुड़ाव होना व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा लगता था। और इस तरह के काफ़ी अनुभव मुझे होते रहे हैं। एक बार मैं कहीं पे संचालन कर रही थी और बाहर किसी शादी में, वहीं पे अगले ग्राउंड में किसी की शादी हो रही थी, तो उन्होंने मुझे वहाँ से सुना और वो अंदर आकर के लपक के और मुझसे मिले और मुझसे कहने लगे कि मुझे भी आपसे संचालन कहीं करवाना है। और संचालन वालों ने तो अपना पैसा देना ही था, लेकिन उन्होंने मुझे उसी समय 2100 रुपये निकाल के और मुझे दिया कि मैंने इतना सुंदर बताइए। संचालन कहीं नहीं सुना। तो क्या बाहर बात से है। एक सुनने वाला आदमी। तो ये बहुत सारे इस तरह के उदाहरण हुए और मैं अपने आप में गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं इस तरह से कवित्री और पत्रकार और चित्रकार से अलग मैं एक मंच संचालक के रूप में अपनी पहचान बना पाई हूँ। मुझे बहुत अच्छा क्या लगता बात है। है क्या शब्दों बात के है। साथ सुंदर बहुत सुंदर बहुत बातें। अच्छा लगा आपने जो चीजें हमसे बांटी। और बस एक चीज में मैं जो आपने कहा कि मैं मामूली सी संचालक मैं और ऐसा हुआ, तो जो मुझे स्टेशन डायरेक्टर साहब ने कहा था जब मेरी पहली मीटिंग थी ऑल इंडिया रेडियो आगरा में, उन्होंने कहा था कि राखी के बाद याद रखना कि जो संचालन करना होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और उन्होंने कहा था कि जो संचालक होता है वो ऐसा होता है जैसे कि प्रोग्राम की फ्रेमिंग करता है वो। किसी भी पिक्चर की पिक्चर कैसी भी हो, लेकिन अगर तस्वीर की फ्रेमिंग खूबसूरत होगी, तो वो वाह बहुत वाह। अच्छा लगेगा, है ना? तो ये बिल्कुल। चीज़ें मुझे हमेशा याद रहती हैं अपने डायरेक्टर साहब की, कि हमें मैं भी प्रोग्राम ये की कहती फ्रेमिंग हूँ करनी कि है। जी, बिल्कुल, मैं भी यही कहती हूँ कि जिनको कार्यक्रम करवाना होता है या जो भी कार्यक्रम है, वो मुझे रुमाल देते हैं और मैं उसे थान बनाती हूँ। अरे वाह! क्या क्या बात है! बिल्कुल। यही यही बात सच कहा आपने। और संचालन जो है अपने आप में बड़ा आनंदित करने वाला कार्य है, कि कैसे हमें किसी को प्रस्तुत करना है ना? और शब्दों से कृपण नहीं बनना है, प्रशंसा करनी है, सकारात्मकता को लेके चलना है। और बहुत बिल्कुल। सबको मालूम है ये बात कि शकुंतला जी का संचालन जो होता है बेजोड़, लाजवाब होता है। हम खुद उसके साक्षी रहे हैं कई बार। और ईश्वर करे ऐसे ही माँ सरस्वती का वरद हस्त आप पर बना रहे, आप स्वस्थ रहें। हम आगे चलते हैं अपने उसमें। और अब मैं बात करना चाहूँगी कि आप एक शायरा हैं, एक कवयित्री हैं। हालाँकि आपने बताया कि मैंने कविता लिखना राखी बहुत देर में शुरू किया था। उससे पहले बिल्कुल। मैं पत्रकार थी, संपादक थी, मैं मंच संचालक थी, फिर कविता के क्षेत्र में स्वयं लिखना मैंने बाद में शुरू किया। और आपने वजह भी बताई कि उस समय मैंने पहले सोचा नहीं था कि मैं इसमें लिखूँगी या अपने आप को अभिव्यक्त करूँगी, और फिर वो लिखा भी तो संचालन से आपने। ही जुड़ा हुआ है। जी, बिल्कुल, जी, वो जी। संचालन
मैं कहीं पे एक बड़ी पहली बार उदयपुर में येलो पेजेस की एक डायरी निकली, यहाँ के प्राण पब्लिसिटी जो विज्ञापन की एक बड़ी एजेंसी थी राजस्थान में, तो उनका जी। प्रोग्राम था और उन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों और बड़े बड़े जो हमारे उदयपुर शहर के जो महाराणा के सुपुत्र थे, आजकल तो महाराणा नहीं कहलाते, लेकिन वो हिजाइनस ही कहलाते हैं, तो अरविंद सिंह मेवाड़ थे उसमें, और आकाशवाणी के डायरेक्टर थे, बड़े बड़े उद्योगपतियों, यहाँ के जो महंत जी थे, तो बड़ी बड़ी डिग्नरीज इस कार्यक्रम में थी। और जिन्होंने मुझे कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया था वो एक कवि थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ है, कवितामय हुआ है, तो आप कविताएं क्यों नहीं लिखती हैं, आपका स्टेज का कॉन्फिडेंस तो अच्छा है। तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों वो बात क्लिक कर गई। मैं घर आके और मैंने पहला जो गीत लिखा वो एक वीरानी नायिका का, जिसका क्या बात। परदेसी फौजी जो है और मंगेतर हम जो है जरूर वो सुनना फौज में है। चाहेंगे वो गीत। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने स्वागत पहला है वो आपके गीत गीत का। लिखा। हाँ, जी। पहला गीत लिखा, तो वही बता रही हूँ कि मैं जब उनको दिखाने के लिए गई कि मैंने ये गीत लिखा है, तो उन्होंने मुझे भगा दिया एक तरह से कि नहीं नहीं अभी वक्त नहीं है और बाद में कभी देखेंगे। और उस वक्त मैं एक आपको बताना भूल गई, मैं एक सिंड्रेला पब्लिसिटी के नाम से एक रथ मैंने शुरू किया था विज्ञापन का, जिसमें मैं चारों तरफ जो बूथ बना रखा था एक ठेले पे, उसपे मैं पेंट करवाती थी विज्ञापन, और उसमें अच्छा। जिंगल्स रिकॉर्ड करके, और वो चौराहे अरे चौराहे वाह। पे उसको खड़ा करती थी रथ को। हम्म। तो वो हम्म। जिंगल बनाने के लिए जब मैं स्टूडियो में गई, तो क्योंकि वो मेरा गीत उन्होंने तो देखा नहीं था और मेरा जो साथी पार्टनर था वो नहीं आया, तो मैंने कहा मेरा चलिए ये गाना रिकॉर्ड कर दीजिए स्टूडियो पर। तो उन्होंने स्टूडियो पे रिकॉर्ड किया और सेकंड डे ही कोई संगीतकार वहां आए, तो उन्होंने कहा ये आप किसका गाना सुन रहे हैं? बोले ये कल मैडम आई थी, उन्होंने गाया है, उन्होंने लिखा है, तो अभी आने वाली हैं वापस। तो उन्होंने कहा उनसे हमें मिलवाइए। तो मैंने पहला ही गीत लिखा और उन संगीतकार ने मुझे कहा कि हम आपकी कैसेट बनाएंगे, क्या आप और अरे गीत वाह। लिखेंगी? क्या तो बात। मेरे लिए ये ईश्वरीय चमत्कार से कम नहीं हुआ कि मैंने एक गीत लिखा और मुझे, जबकि उदयपुर में तब किसी भी की भी कैसेट्स नहीं बन रही थी। एक गजलकार हैं प्रेम भंडारी साहब, उनकी गजल की कैसेट एक निकली थी, बाकी उदयपुर शहर में किसी की भी कभी कैसेट नहीं बनी। और मुझे एक गीत पे ही मुझे कह दिया गया कि आपके आवाज में एक बेस वॉइस है, राजस्थानी के लिए सूट करती है, तो आप और लिखेंगे गीत? मैंने कहा बिल्कुल लिखूंगी। और पता नहीं क्या हम्म। सरस्वती माँ का आशीर्वाद हुआ कि मेरी अगले ही महीने एक कैसेट आई, और 7-8 दिन बाद ही वो कवि महोदय जब स्टूडियो में, क्योंकि उनका रिलेशन था, वहां पहुंचे, तो उन्होंने वो मेरा जी। गीत सुना, तो उन्होंने कहा कि उनका शकुंतला जी का तो कैसेट बन रहा है, तो बोले कि उनको कहिएगा मेरे गीत लेके जाएं। तो बोले नहीं वो तो खुद ही खूब सारे लिख रही हैं। क्या तो बात है। तत्काल मेरे घर आए वही कवि जिन्होंने मुझे भगा दिया था, उन्होंने पहला नवरात्रि का कवि सम्मेलन मुझे ऑफर किया, और उसके बाद मैंने जी। कभी मुड़ के नहीं देखा। तो राजस्थानी का पहला गीत। बिल्कुल। बात है। और किसकेन मैं जी कह अपने रहे हैं उषा उत्तप जी से आयोजन में भ्रम हुए आप। बिल्कुल पिलकेंद्र जी, मुझे हजारों लोगों ने उषा उत्तप की प्रतिछवि कहा है, तब मैं बड़ी हंसी के साथ जवाब देती हूँ। मैं कहती हूँ मैं नहीं, वो मेरे जैसी दिखती हैं, पहली क्या बात तो। बात। और दूसरी बात ये कि कभी कभी मैं कह देती हूँ हाँ मैं उनकी 5 बहनों में से एक छोटी वाली बहन हूँ, क्योंकि मैं भी गाती हूँ और स्टेज पे जाती हूँ, और मेरी जो लोग कहते हैं कि मैं बड़ी बिंदी लगाती हूँ, चूड़ियाँ भी वैसी पहनती हूँ, लेकिन मैंने, सच मानिएगा, मैंने उनको कॉपी नहीं किया, मैंने अपने आप से डेवलप करती रही। और मुझे तो बाद में पता लगा कि उषा उत्तप जी भी हैं कोई जो मैं उनकी जैसी दिखती हूँ। तो आइए वो राजस्थानी आपको का बाद गीत, में। उसकी पंक्तियाँ। अरे हाँ, हम ये कहने ही वाले थे। देखिए, जी आपसे साक्षात्कार लेने के लिए आज हमने राजस्थानी कपड़े पहने जो आपके उदयपुर से ही लिए थे। और हमें बिल्कुल इतना मेरे अच्छा लगा कि सामने। शकुंतला जी से बात करेंगे तो हम उनकी तरह, ताकि उन्हें भी देखने में भी अच्छा लगे। स्वागत है बिल्कुल आपके गीत बिल्कुल। का। थैंक यू। तो इसमें वीरानी नायिका है, मंगेतर फौज में है, और पिछले दिनों आए थे घर पे, तो मुलाकात हुई थी। वो सखियों से कहती है, बहुत सीधी सादी भाषा है। इसमें एक शब्द आता है कि वो मुझे टक टक देखते हैं सामी साल, मतलब मुझे सामने से अभी भी देखते हैं, भले ही वो परदेश में है, फौज में हुँ। सीमा पर हैं। हम्म, मारा तो नैना में बस गया
साहिब जी से लूढ़ा रे, मारे तो नैना में बस गया। साहिब जी से लूढ़ा वे तो टक टक नाल है सा मिसाल रे, सहेला माने याद आवे, सहेला माने ओढ़ू आवे। क्या क्या साजन बात। मारा मैं साजन री, भूली सारा गाँव ने। साजन मारा मैं साजन री, भूली सारा गाँव ने। होवे तो आया नहीं बीतो पूरो साल रे, सहेला माने ओढ़ू हवे, सहेला माने लाजी आवे। काल गई जद पनघट पे तो पाछे पाछे आया रे, काल गई जद वाह वाह। पनघट पे तो पाछे पाछे आ गया। दे गया सेनानी हरी यो रुमाल रे। हरा रुमाल हमारे यहाँ वाह प्रेम का वाह। प्रतीक माना जाता है, हरा रुमाल। खुद गया सेनानी हरी यो रुमाल रे, सहेला माने ओढ़ू आवे, सहेला माने लाजी आवे। कान में कह गया आजो मेला, संग सहेला ला रे। सहेलियों के साथ में शाम को मेले में आना मेरे कान में कह गए थे। कान में कह गया आजो मेला, संग सहेला ला रे। अपा बाता कराला सगली सांझ रे, सहेला क्या बात माने है। ओढ़ू आवे, सहेला माने लाजी आवे। ये मेरा पहला गीत था, क्या बात जिसमें है। नायिका से प्रेम भाव सामने आते हैं। ये मेरे बहुत बहुत सुंदर। अब आप इतना खूबसूरत गीत लिखेंगी और गाएंगी तो क्यों नहीं लोग आपकी कैसेट बनाएंगे या आपको रिकॉर्ड करेंगे। बात ये नहीं होती बहुत है कि आपने कितने गीत लिखे हैं, बात ये होती है कि आपने कैसे गीत लिखे हैं, है ना। और कहते हुए इंसान चाहे तो एक पल में पूरी जिंदगी जी सकता है, तो एक गीत से भी उन्होंने पता कर लिया कि आप में बहुत संभावनाएं हैं एक अच्छे गीतकार होने की। तो किसी ना बिल्कुल किसी राखी तरह से जी, वो हमारे मेरा रास्ते। एक जीवन का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और मेरे ख्याल से माँ शारदे उस वक्त मुझे शायद करीब से देख रही थी, और उन्होंने मेरी झोली में जी। एक वरदान के रूप में जो मेरी कलम को मजबूत बनाया। एक तरह से मैं कंपेयरिंग करती थी, वो सब करती थी, पर आप जानती हैं कि संचालन में हम कईयों बार दूसरों के शब्द जो है बहुत सुंदर सुंदर शब्दों को लिखने की कोशिश करते हैं, वो सब चलता है। लेकिन जब कविता करते हैं तो आपको खुद को अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करना होता है। तो एक मेरा जीवन का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था ये 97 की बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। और राजेश जी लिख रहे हैं आप बेमिसाल हो, राजपाल यादव जी भी ये बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, भूदत्त शर्मा जी भी लिख रहे हैं कि आपकी शख्सियत ही इस तरह की है, संगीता जी लिख रही हैं दीदी के गीत तो सारे सावन पर भारी हैं। यानी कि सावन चल रहा है और सावन पर भी भारी हैं आपके गीत। और सैयद इकबाल खुशनाम जी आपकी तारीफ कर रहे हैं कि आप और उषा उत्थप जी दोनों के व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली हैं। बिल्कुल सच बात है कि दोनों के ही व्यक्तित्व इस तरह के हैं कि हमें बहुत एक मन में जो है तरोताजा कर रहा है आपका व्यक्तित्व। तो अब मेरे लिए मैं इतना भी आती बड़ी हूँ। बात है कि उनसे मुझे रिजेंबल किया जाता है, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत सौभाग्य की बात आपकी जो आपकी शख्सियत है वो अलग है, विशिष्ट है कई मायनों में। वो भी महान है, वो बहुत अच्छी गाती हैं, बहुत अच्छी गायिका हैं। लेकिन आप तो हर क्षेत्र में हैं, चाहे वो मंच संचालन हो, चाहे गाना हो, चाहे लोक संगीत हो, या फिर कुछ अपनी शायरी की बात हो। मैं आऊंगी उस पर कि आपने, मुझे पता है कि 100 से अधिक गीत और कविताएं आपने नारी पर केंद्रित किए हैं, है। सिर्फ बिल्कुल स्त्रियों पर, चाहे वो माँ के रूप में हो, बहन के रूप में, बेटी के रूप में। तो आपने 100 से ज्यादा रचनाएं रची हैं। और आपकी बिल्कुल। जो वो जो स्त्रियों को समर्पित रचनाएं हैं, मतलब सिर्फ इसलिए कि हम भी स्त्री हैं इसलिए हम उसके दुख दर्द को समझ पाते हैं, या हमारा वो दृष्टिकोण रहता है कि हम किसी के भी मन की व्यथा को पहचानते हैं और अपने शब्द उसे दे देते हैं। मैं जानना चाहूंगी बिल्कुल कि स्त्रियों पर ही इतनी सारी रचनाएं रचने के पीछे क्या कारण रहा। जी बिल्कुल, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जब वो शेर सुनते हैं ना कि कहानी मेरी रुदा दे जहां मालूम होती है,
जो भी सुनता है उसे उसी की मालूम होती है। यानी क्या बात एक है। स्त्री का निजी अनुभव वो तो काम करता ही है रचनाशीलता के पीछे। उसके साथ ही क्योंकि मैं एक पत्रकार रही हूँ तो मेरा एक जो सच को देखने का नजरिया, समाज को देखने का, देश को देखने का नजरिया, परिवेश को देखने का नजरिया है, वो तथ्य पर आधारित होता है। तो असलियत तो यही जी समझ आती है कि मेरे देश में खास तौर पर मैं क्योंकि देश की ही बात करूंगी क्योंकि मैं भारत में रहती हूँ, विदेशों की बात नहीं करूंगी। जब मैं देखती हूँ कि मेरा देश 80% तो यहाँ ग्रामीण प्रदेश है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग गाँव में कृषक हैं, परिवार हैं जहाँ स्कूल तक ही सीमित हैं। 10वीं तक स्कूल खुल गया ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी ढाणी-ढाणी में नहीं खुला है। तो बेटियाँ तो सब जगह होती हैं। तो बेटियों को बिल्कुल। तमाम तरह के अभावों से गुज़रना पड़ता है, ये आज भी जारी है और सदियों से। और दूसरी बात अच्छे स्वास्थ्य का अभाव, अच्छे इलाज का अभाव, अच्छे खाने का अभाव, अच्छी शिक्षा का अभाव, यहाँ तक कि उस पे प्यार का भी अभाव। अगर घर में 4 बच्चे हैं उसमें से 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं, तो बहनों की पढ़ाई रोक दी जाएगी। भाइयों की देखभाल के लिए भले माता-पिता कृषक हों, किसानी करते हों और खेतों पे जाते हों, तो बहनों को घर रोक दिया जाएगा और भाइयों को स्कूल भेजा जाएगा, छोटे भाइयों को। तो कहने का अर्थ ये है कि ये सच मुझे हमेशा रुलाता रहा है, अंदर तक विवल करता रहा है और उसी बात को लेकर के मैंने कहा है कि सदियों से जुल्म-सितम बेटियों पे जारी है और बेटी जो तुम्हारी है, बेटी जो हमारी है, सिसकियाँ तन्हाई आहें उनके चश्मे नम, बेटियाँ रुदाली सी गमों की सवारी है, बेटियाँ क्या बात। रुदाली सी गमों की सवारी है। रोते जैसे रोती जैसे रागों में रोने जैसे रागों में गाती वो शगुन के गीत, पैरहन उदासी के जुल्मों से वो हारी हैं, जुल्मों से वो हारी हैं। और ससुराल की दहलीज ख्वाबों की लुटेरी क्यों, ससुराल की दहलीज ख्वाबों की लुटेरी क्यों, रूह बदन से मुरझाई बेटी बोझिलो बेचारी है। तो जब बेचारापन मुझे कहीं दिखता है तो मुझे बड़ा दुख होता है और मेरी कलम चल पड़ती है और मैं तमाम तरह की महिलाओं को अलग-अलग स्तर पर देखती हूँ, जो वैधव्य झेल रही हैं, उन महिलाओं पे भी मैंने बहुत लिखी हैं रचनाएँ। जो महिलाएँ छोड़ दी गई हैं अपने साजन की ज़फ़ा के कारण या साजन के सताए जाने पर, तब भी मैंने कई रचनाएँ लिखी हैं और अभी हाल ही में मणिपुर हादसे पर लिखी है। हालाँकि सारे मुल्क में सरकारें जहाँ-जहाँ की सब ये कह रहे हैं कि फलाँ राज्य में भी तो ऐसी घटना हुई है। कोई कहता है राजस्थान में भी तो हुई है, कोई कहता है बंगाल में भी तो हो रही है। तो आप इस चीज़ में कंपैरिज़न कैसे कर सकते हैं? क्योंकि बिल्कुल औरत की बिल्कुल। ज़ात तो हर जगह एक है। हम यही कहेंगे कि बिल्कुल। औरत सताई गई है। इस तरह से नग्नता के साथ एक काफ़िले के आगे-आगे चलती हुई उन महिलाओं ने क्या-क्या ना सोचा होगा कि कहीं एक कुआँ मिल जाए और वो वहाँ पे डूब जाएँ छलांग मार के। तो उस बात पर मैंने एक गज़ल लिखी है। मैं चाहती हूँ कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं मौजूदा में रहना चाहती हूँ, वर्तमान में जीना चाहती हूँ जी और जी हर जी कलम को बिल्कुल। वर्तमान में जीने की ज़रूरत है। तो उसका एक बंद मैं आपको सुनाती हूँ। जी स्वागत। इजाज़त है? बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। पूरब से आ रही है सीली-सीली सी हवा, रो रही इंसानियत जूँ फल उठी कोई बद्दुआ, फल उठी कोई बद्दुआ। रो रहा मन मेरा सुन के बेटियों की सिसकियाँ, वहशियों ने बन दरिंदा नोच ली 2 तितलियाँ, नोच ली 2 तितलियाँ। रोशनी मदहोश थी खुल के अंधेरे नाचे थे, लगता है अब बंद है कितने ज़हन की खिड़कियाँ, कितने ज़हन की खिड़कियाँ। काँपता कलेजा सोच के उठता है रुआं-रुआं, रो रही इंसानियत जूँ फल उठी कोई बद्दुआ, फल उठी कोई बद्दुआ।
पूरब से आ रही है सीली सीली सी हवा। तो चाहे कहीं से भी आए ये, उन औरतों की भीगी भीगी रोने की आवाजें और जो एक नमी वो दिलों में होनी चाहिए, वो नमी लोगों की आंखों में आंसू होने चाहिए। वो आजकल पानी चुक गया है क्योंकि आंखों का। जब नीरज जी कहते थे कि जिंदगी को जिंदगी बनाने के लिए जिंदगी को प्यार की कहानी चाहिए, और कहने के लिए कहानी प्यार की स्याही नहीं आंखों वाला पानी चाहिए। आंखों वाला उस पानी, वक्त क्या बात है। हम कह रहे हैं कि आंखों का पानी मरता जा रहा है और उस पानी को लाने की बहुत जरूरत है, दिल में उस नमी की बहुत जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सही बात तो है। बेटियों को लेकर के मेरा यही मानना है कि जहाँ कहीं भी हो, बेटियों को एक संबल, एक सहारा, एक औरत का भी मिले, माँ का भी मिले, सास का भी मिले, ननद का भी मिले, बहन का भी मिले। बिल्कुल। जी सबसे पहले उस लड़की को एक औरत का सहारा मिलना किसी भी रूप में बहुत ज़रूरी है। और जहाँ बिल्कुल पे भी समस्याएँ होती हैं, वो तभी होती हैं जब औरत को औरत का सहारा नहीं मिलता है। मुझे भी बिल्कुल याद आ रहा बिल्कुल। है कि मैंने बहुत साल पहले लिखा था कि पंख फैलाते ही जान ले ऐ परी, पंख हम्म। फैलाते ही जान ले ऐ परी, गिद्ध बैरी को पहचान ले ऐ परी। वाह वाह। बारहा छेड़ने वाले शैतान की, बारहा छेड़ने वाले शैतान की जान लेने की तू ठान ले ऐ परी। वाह भले ही वाह परी वाह है, वाह। जान लेने की तू बिल्कुल ठान ले ऐ परी। और खुद को बिल्कुल कमजोर अबला न अब तू समझ, खुद को बिल्कुल कमजोर अबला न अब तू समझ, चंडी दुर्गा है तू मान ले ऐ परी, चंडी दुर्गा है तू मान ले ऐ परी। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। जो मैंने चीज़- जो जी मणिपुर पे 2 रचनाएँ लिखी, उसमें अंतिम में मैंने एक संदेश भी देने की, क्योंकि एक साहित्यकार, एक कवि, एक कवियत्री केवल अपनी बात को कह के ख़त्म नहीं कर देते, बल्कि जी कभी-कभी उनका मन होता है और उन्हें करना भी चाहिए कि कोई प्रेरणा की ऐसी पंक्तियाँ जिससे समाज को, देश को एक दिशा मिले, सुनने वालों को भी कोई एक प्रेरणा मिले, तो वो कहनी चाहिए। तो मैंने जो एक अगली गज़ल उस पे लिखी थी, उसमें कहा कि सड़कों और घरों की सफाई नहीं, बीमार ज़हन की सफाई करो। अब अपने घर पे नज़रें रखो, जहाँ औरत पे उँगली उठाई जाती है। अपने घरों पे नज़रें रखो, जहाँ उँगली उठाई जाती है। और दूसरा जो मैंने अभी जो गज़ल पढ़ी थी, अभी गीत पढ़ा था, उसमें भी मैंने कहा कि हो गई है इंतहा, सुधार होना चाहिए, हवस के मारों को बस धिक्कार होना चाहिए। माँ सिखाओ आधी आबादी की इज्जत फिक्र, अब बाबुलों बेटों की खता पे वार होना चाहिए। हर घड़ी महफूज हो, हर बेटी करती हूँ दुआ, पूरब से आ रही है सीली सीली सी। सीली तो सीली ये सी बहुत क्या, जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने कि साहित्यकार को ऐसे ही समाज का दर्पण नहीं कहते हैं। जो घटित हो रहा है उस पर उसे अपनी आवाज़ भी उठानी है और आवाज़ को बिल्कुल बुलंद भी करना है। और संदेश परक रचनाएँ पढ़ना भी हम लोगों की नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है और जिसे बिल्कुल आप बखूबी निभा रही हैं। आपकी रचनाओं में मैंने देखा है कि हमेशा वो पीड़ा दिखती है, उसके साथ में कुछ उसका समाधान भी होता है समस्याओं का और संदेश भी होता है। ये तीनों चीज़ों का सुंदर समागम आपकी रचनाओं में परिलक्षित होता है। मैं अब बात करना चाहूँगी आपसे कि आपने जैसा कि आप बहुत अच्छा लिख रही हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छी संचालिका हैं, साथ में एक और चीज़ शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगी कि डॉक्टर शकुंतला जी एक अभिनेत्री भी हैं। उन्होंने मंचों पे तो काम किया ही है अभिनेत्री के रूप में, फ़िल्मों में भी काम करने का उन्हें अवसर मिला है। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने मुखारबिंद से ये बात लोगों तक पहुँचाएँ कि आपने कैसे एक अभिनेत्री के रूप में काम किया, किस फ़िल्म में काम किया और आपका कैसा अनुभव रहा? जी बिल्कुल। मैं अपने कॉलेज में जो हमारे नाटक होते थे, तो उनमें ज़रूर भाग लेती थी। फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में। और क्योंकि हमारा कॉलेज गर्ल्स कॉलेज था, तो वहाँ पे जब पुरुषों की भूमिका होती थी तो वो हम महिलाएं ही करती थी। तो फर्स्ट ईयर में जब मैंने नाटक किया, तो मैंने एक मृणाल पांडे का नाटक राम रचि राखा, उसमें सेठ जी, की भूमिका निभाई थी और उसका बेटा सर्वहारा वर्ग के साथ खड़ा रहता था। तो मेरा जो रोल था वो राजस्थानी में कन्वर्ट कर दिया गया था। और मैं बिल्कुल आपको अनुभव बताना चाहूँगी कि क्योंकि मेरी लंबाई, पिता माता की लंबाई के कारण मेरी भी अच्छी जी, लंबाई जी। है। तो मुझे जब सेठ का रोल दिया गया, तो मुझे ऐसे कुर्ता धोती और वैसी अंगूठे वाली चप्पल और साफा
वैसा ही पहनाया गया, जैकेट वैकेट। तो जब मैं ग्रीन रूम में, मुझे मैडम ने कहा कि आप पहले से थोड़ी सी और भी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि मेरा राजस्थानी में कर दिया था, बाकी हिंदी नाटक था। तो जब मैं अंदर ग्रीन रूम में गई तो आप यकीन मानिए, मुझे लगा जैसे मेरे दादाजी खड़े हैं, क्योंकि मेरी मूछें ऊँचे बिल्कुल। खुद तो को देख के ही। जैसे मैंने कोई भूत देख लिया हो, तो नाटक में मुझे ऐसा अनुभव हुआ और मैं दौड़ के वापस स्टेज पर आ गई। तो पहला तो मेरा वो नाटक था, और उसके बाद मेरा डिबेट और भाषण में तो था ही, तो नाटक में भी मेरी रुचि जागने लगी, और तीनों वर्षों का जो ड्रामेटिक्स अवार्ड था वो मुझे मिला, क्या बेस्ट इन बात। ड्रामेटिक्स अवार्ड। और उसके बाद मेरे मन में थोड़ा थोड़ा रहता था नाटक का, और मतलब चीजें समझ आती थी कि कौन अच्छा अभिनय कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। और शादी के बाद जब मैं उदयपुर आई, और उसके बाद जैसा कि मैंने बताया, कवि सम्मेलन वगैरह में जाने लगी, तो जब आपका संपर्क बढ़ जाता है तो कुछ चीजें बाहर की भी पता लगने लग जाती है। तो यहाँ पे एक बार फिल्म डायरेक्टर आए थे जियो मारालाल पिक्चर की शूटिंग पर, तो वहाँ पे एक छोटा रोल चाहिए था, पड़ोसन की हीरोइन की पड़ोसन का। तो जो अपनी बेटियां हो जाने पर बहू को घर से निकाल रही है, और इस तरह का रोल, वो यूट्यूब पे अभी भी फिल्म है, उसमें मेरा वो छोटा सा रोल है। तो वो मुझे जब मिला तो मैंने एक बार में ओके कर दिया वो सीन। तो हीरोइन जो थी उपासना सिंह, उन्होंने कहा कि ये तो एकदम से जादू हो गया, एक बार में ही इन्होंने ओके कर दिया, मतलब ऐसा कोई रोल रीटेक था नहीं तो भी हुआ। रीटेक नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा फिर जो मुझे वहाँ लेके गए थे कॉन्ट्रैक्टर, उन्होंने कहा कि ये गाने भी लिखती हैं, और उन्होंने मेरा कैसेट उनको दिया। तो उन्होंने उस फ़िल्म में भी उस गाने को, होटल में एक हीरो हीरोइन मिल रहे हैं तब वो पीछे से चलाया कैसेट में। और उसके अलावा उस गाने को मुझे गाने के लिए भी बॉम्बे बुलाया था, कुमार शानू के स्टूडियो में। लेकिन फिर जब ट्रैक पे मैं गाने लगी तो उन्होंने कहा कि ये कुमार शानू का स्वर जो है आपसे नीचे जा रहा है और आपका ऊपर जा रहा है। तो मुझे उन्होंने बैरंग हाँ, लौटाया, टेक्निकल लेकिन चीज है। उन्होंने, हाँ, लेकिन उन्होंने वो गाना मेरा काम में लिया, उसको डुएट सॉन्ग में बदल दिया था। तो वो क्या देवा बात। पिक्चर में अभी भी मेरा वो गीत है, और वो मेरा पसंदीदा गीत भी है। उसमें म्यूजिक बहुत अच्छा डाला गया है। जब मैंने यहाँ कैसेट में भी गाया तो उसमें जो तबले की थाप है और हारमोनियम की जो स्वर लहरी है, बहुत ही बाकमाल है, और वो गाना मेरा बहुत पसंदीदा है। वो भी एक प्रेम तो गीत का आपसे है। गुजारिश है कि आप थोड़ी सी उसकी बानगी तो हमको दिखाई दें। जी जी जी। नायिका है, नया नया प्रेम हुआ है, तो वो वर्णन करती है कि उसे कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है। जी जी। नस नस में रम गयो रे दिलदार साहिबो, रग रग में बस गयो रे सिरदार साहिबो, ओ दिलदार साहिबो, ओ रग रग में बस गयो रे सिरदार साहिबो। सुना सुना बागायो सपना रा झूला लायो, पतझड़ संग ले गयो मारो साहिबो, पतझड़ संग ले गयो मारो साहिबो, जीवन रे बेल कर गयो फूलदार साहिबो, ओ नस नस में रम वाह। गयो रे दिलदार साहिबो, ओ रूप ना वो अंग अंग, रूप ना वो अंग अंग, जादू कर गयो रे मारो साहिबो, जादू कर गयो रे मारो साहिबो, जीवन री हथेलियां पे मेहंदी लाल साहिबो, ओ नस नस में रम वाह। गयो रे दिलदार साहिबो। और राजस्थान में जैसे हीर रांझा है और श्री फरहाद है, एक प्रेम के नायक नायिका मशहूर, उसी तरह राजस्थान में जल्ला है, ढोला है। तो वो कहती है कि मुझे इतना ज्यादा प्यार करता है कि ढोला और जल्ला भी कुछ नहीं है। ओ जल्लो क्या देखे बात है। शर्मा वे ढोलो सामने नहीं आवे, असी प्रीति लुटाई मारो साहिबो, असी हाँ प्रीति हाँ। लुटाई मारो साहिबो, जीवन री नाव कर गयो आर पार साहिबो, ओ नस नस में रम गयो रे दिलदार साहिबो, ओ रग रग में बस गयो रे सिरदार साहिबो, ओ दिलदार साहिबो। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है।
जी तो कर रहा है कि बस आपको सुनते ही रहें और सचमुच लोग लिख रहे हैं ना कि आपको सुनना हमेशा ही सुखद होता है। तो ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, इसमें 100% सच्चाई है इस बात में, क्योंकि आप दिल से करती हैं जो काम करती हैं, आप दिल से गाती हैं, आप दिल से संचालन करती हैं, आप दिल से लोगों से मिलती हैं, दिल से बात करती हैं और यही जो ख़ासियत है वो आपको शकुंतला जी बनाए रखती है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इन सब चीज़ों के साथ-साथ कुछ और चीज़ें मुझे पता चली हैं। जैसे कि मैंने देखा था कि आपके ड्राइंग रूम में एक बड़ी खूबसूरत-सी पेंटिंग थी, आपके बेडरूम में एक बड़ी खूबसूरत-सी पेंटिंग थी और जब मैंने जानना चाहा, तो मुझे पता चला आपके पतिदेव महोदय से कि ये तो शकुंतला ने बनाई है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये वाला रुख तो हमको पता ही नहीं है कि आप इतनी अच्छी चित्रकार, इतनी अच्छी पेंटर हैं, इतने कोई सिद्धहस्त कलाकार जैसे हो, उस तरह से आपने उनको बनाया है। तो कभी-कभी मुझे लगता है लोग कहते हैं ना, जो होशियार होता है, फिर वो सारी चीज़ों में होशियार होता है। तो वैसे ही अब अरे मुझे ये लगता है तो कि जैसे आप मांगलिया देख रही हो। कि आप हर चीज़ में आप इतनी सुंदर-सुंदर पेंटिंग्स भी बनाती हैं। आपने कब से पेंटिंग बनाना शुरू किया? और हाँ, कितनी राखी बनाई और मैं कितनी एग्ज़िबिशन्स उसकी लगाई? बिल्कुल राखी मैं मेरे पास ड्राइंग सब्जेक्ट था, मेरे पास संस्कृत था, मेरे पास होम साइंस था। 11th तक उस समय 12th नहीं होता था और मैंने अपने पूरे कॉलोनी में जब मैं 10th में फर्स्ट आई और तो मेरी माँ ने उस वक़्त लड्डू बाँटे थे पूरे मोहल्ले में, कि क्या बात बोलती है! थी बाकी कि वाली बात थी। पापा की क्योंकि उस ज़माने में जल्दी शादियाँ हो जाती थी। मेरे पिता भी सेकंड ग्रेड में पास हुए थे, तो माँ कहती हैं उस वक़्त बड़े गर्व के साथ कि पापा भी सेकंड आए थे, तो तुम तो फर्स्ट आई हो। तो क्या उस वक़्त फर्स्ट आ गई, हाँ। और मेरे पास ड्राइंग सब्जेक्ट था, मेरे को 11th में डिस्टिंक्शन मार्क्स मिले। लेकिन जब मैं कॉलेज में पहुंची तो क्योंकि 5-6 बहन भाई थे, मेरे पिता एक बहुत ईमानदार पत्रकार, एक जना कमाने वाला बहुत सारे, तो माँ ने सोचा कि जब मैं इसको ड्राइंग्स दिलाऊंगी तो नेचुरली रोज रंग भी चाहिए, कैनवास भी चाहिए और जैसे जैसे आगे की शिक्षा बढ़ती है तो बहुत कुछ ड्राइंग के लिए चाहिए, तो माँ ने मेरा जी, ड्राइंग छुड़वा दिया। लेकिन क्योंकि ड्राइंग मेरे अंदर था, भीतर था और जी। मैं बचपन से ही जब त्योहार बार आते थे, तो पहले तो आपको मालूम है कि ग्रीटिंग कार्ड्स का ज़माना था, तो मैंने हमेशा जैसे दादाजी के यहाँ भी मैं कार्ड भेजती थी, तो उसमें दादा को बना देती, वहाँ जो चाची रहती थी उस किचन में उनको बना देती, दादी बना देती और हाँ, सारा इस तरह के मैं चित्र बनाया करती थी। वो आज भी मेरे पास कुछ जब मैं गाँव से गई और वहाँ पर रखे थे, तो मैं वापस लेके आई, तो आज भी मेरे पास हैं और मेरे पास पेंटिंग का, रंगों का हमेशा खजाना रहता था। मैं शादी होकर के भी आई, तो अपने रंग उठा के लेके आई क्योंकि मैं हमेशा ग्रीटिंग कार्ड्स हम दिवाली पर और न्यू ईयर पे बनाया करती थी। तो ड्राइंग मेरे से कभी भी नहीं छूटा, कभी भी नहीं छूटा और उसी को लेकर के जब मैंने अखबार तनीमा शुरू किया, तो तनीमा क्योंकि फ्रंट और लास्ट उसका कलर्ड पेज था और मैंने उसकी क्वालिटी से कभी भी समझौता नहीं किया और मैंने बहुत अच्छा उसका कागज़ सफ़ेद जो मैप्लितो पेज होता है, वो टेबुलर साइज़ का अखबार निकालती थी और तनीमा के कारण मुझे देश के कोने-कोने में सब लोग एक बतौर संपादक जानने लगे और मैं खुद ही उसकी हॉकर थी, खुद ही उसकी प्रिंटर थी, मैं उसी को टाइप करती थी, डिज़ाइनिंग करवाती थी। तो अकेले ही मैंने 14 वर्षों तक तनीमा का प्रकाशन किया। तो क्या तनीमा बात पर मैं अपने कोलाज बनाने लगी, जो मेरा एडिटोरियल होता था, आत्मनेपद हुँ, जिसे हुँ। मैं कहती थी। तो फ्रंट में हमेशा मेरा कोलाज होता था और साइड में मेरा एक पट्टी के रूप में आत्मनेपद होता था और जब हुँ, मेरे बहुत सारे कोलाज बन गए तो एक दिन मेरा मन हुआ, मैंने सारे कोलाज को इकट्ठा किया और उसके मुताबिक जो मेरी कविताएं थी, गज़लें थी और उसमें से खास तौर पर 33 कविताएं तो बेटियों पर ही निकली क्योंकि अखबार भी मेरा नारी विमर्श से ज़्यादा जुड़ा हुआ था और जी, जी। उसमें ज़्यादातर स्त्री रचनाकार भी थी और स्त्री भावनाओं को ज़्यादा व्यक्त करने में मुझे रुचि थी। तो इस तरह से मैंने 50 पेंटिंग्स की जिसमें कोलाज और कविताओं का मेल था। 20 बाई 20 की साइज़ में मैंने सूचना केंद्र में यहाँ पे सरकारी जो हमारा भवन होता है उसमें पेंटिंग की एग्ज़िबिशन लगाई और जगह-जगह जहाँ मैं प्रोग्रामों के लिए कभी-कभी मुझे एकल काव्य पाठ के लिए बुलाया जाता कॉलेज, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में और कहीं संस्थाओं में, तो मैं उसमें से 10 पेंटिंग भी उठा के ले जाती हूँ। तो वो बहुत कलरफुल हैं
तो मैं उन पेंटिंग्स को लेके जाती हूँ और उनको प्रदर्शित करती हूँ। और अभी क्योंकि उन पेंटिंग्स में कुछ प्लास्टिक उखड़ गया है, तो अभी कल ही मैं अपने उसके फ्रेमिंग वाले के जाके और उसकी नई फ्रेम बनवा के और फिर से मैं एग्जीबिशन लगाने वाली हूँ। तो मैं सोचती हूँ क्या कि बात है। जीवन से रंग मेरे कभी भी विदा नहीं लेंगे, और यही मैं दुआ भी बिल्कुल। करती हूँ कि ऐसा कभी ना हो कि मेरे जीवन से रंग कभी चले जाए। जी। और बहुत बहुत अच्छी बात बताई आपने। आपने जो एक पंक्ति बोली ना कि मैं फिर वहां से अपने रंग उठा कर लाई, ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया को आपने एक संदेश दे दिया। हम जहाँ भी जाएँ, जिस काल में, जिस हाल में हों, अगर हम अपने रंगों को अपने साथ रखें, तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि आपको अपना जीवन अपने रंगों से सँवारना है, ना कि किसी गैर के रंगों से। तो ये बहुत बिल्कुल, अच्छी बात है कि बिल्कुल, रंगों को लेके जाइए जहाँ पे भी और माहौल को रंगीन बनाइए, खुशनुमा बनाइए। और ये आपकी बिल्कुल, तो ख़ासियत है ही बहुत। हमारे मन से जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं एक बार उनका धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ। आदरणीय जी, जी, उमंग जी। सरीन जी, आदरणीय अन्नदा पटनी जी, आदरणीय राजेश प्रभाकर जी, आदरणीय दया सिन्हा जी, आदरणीय राजपाल यादव जी, आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय रश्मि अभया जी जिनका स्वयं मंच है, आदरणीय हरीश शुक्ला जी, आदरणीय अर्चना खंडेलवाल अर्ची जी, आदरणीय संगीता नाग जी, और इसके अलावा अगर किसी का नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ तो क्षमा प्रार्थी हूँ, दिल से माफ़ी चाहती हूँ। मैं जो ये बात आप सबसे कहना चाहती थी कि जो रंगों की बात है कि सबके जीवन में रंग रहें और हम अपने जीवन को रंगीन और खुशनुमा और उत्साहपूर्वक बनाने के लिए स्वयं ही ज़िम्मेदार हैं। और इसकी मिसाल है आदरणीय शकुंतला जी, वो हमेशा खुश रहती हैं। एक मैंने एक शेर पढ़ा था बहुत अच्छा-सा, और वो आपके लिए ही सही बैठता है कि सिर्फ़ खुशियों के सहारे ज़िंदगी कटती नहीं, ये भी लाज़िम है कि दिल में दर्द का शोला भी हो। वक़्त कहता है कि नज़र आएँ बुज़ुर्गों की तरह, दिल ये कहता है कि हम में चुलबुला बच्चा भी हो। तो वो चुलबुला बच्चा शकुंतला जी मैंने आप में कई बार देखा है कि आप बहुत संजीदा बात करती हैं, आप बहुत इस तरह की चीज़ें करती हैं, गंभीर मुद्दों पे बात भी करती हैं, लेकिन कहीं न कहीं पे आपके दिल में एक चुलबुला बच्चा भी है, जो कभी हमसे बात करते-करते बच्चों की तरह तुतला के बोलना, बच्चों की कविताएँ बोलना। मैंने आपकी ऐसी कविता रिकॉर्ड भी की थी, मुझे याद है। एक बार हम लोग साथ में जा रहे थे श्रीनाथ जी दर्शन करने, तो रास्ते में भी आपने बहुत सुंदर सी कविताएँ सुनाई थी। तो ये क्या बात है! मैं चाह ही रही थी कि आपका कोलाज अगर हम लोग को देखने को मिल जाए, हमारे दर्शक देख सकते हैं कि कितना सुंदर कोलाज देखिए शकुंतला जी ने बनाया है। ये देखिए, ये मेरी वाह, वाह, पेंटिंग्स वाह! हैं 50। तो जी, इसमें महिला महिला पर ही पेंटिंग महिलाओं पे है, जो नाच रही हैं, गा रही हैं, लोक संस्कृति को दिखा रही हैं। तो जी, ये मेरा एडिटोरियल था लोक संस्कृति पर, तो वो मेरा इन कविताओं में काम आ गया। तो इस तरह से मेरी क्या ये बात है! पेंटिंग्स हैं 50, तो जिनको मैं अभी वापस लगाने वाली हूँ। क्या बात है! और आपकी जी, खूब जो ये एग्ज़िबिशन है, ये कामयाब होती रहेगी हमेशा, कभी और हमें ये मौका मेरा मिलेगा तो हम भी आएँगे। अखबार था तनिमा, जी, ये मेरा अखबार जी, था जी, जी। तनिमा। मैंने देखा है, बड़ा और खूबसूरत, बड़ा रंगीन। जी, जो फ्रंट पे ये हमारे गुरुदेव हैं। अभी मैं उदयपुर में लोककला मंडल जो सांस्कृतिक मठ है, तो उन्होंने जी, क्योंकि मुझे भवन उपलब्ध कराया है, और मैं हर मासिक रूप से किसी एक खास शख्सियत को बुला करके और उनका साक्षात्कार लेती हूँ। तो अभी 13 जी, तारीख को ही वो प्रोग्राम है। हर महीने में पहले मयंक रावल जो बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं, उनसे हमने शुरुआत की, और पिछले जी। महीने जिनकी 70 किताबें हैं, प्रबोध कोविल जी उपन्यासकार और बहुत बड़े कहानीकार हैं, उनका लिया, और इस बार हमारे गुरुदेव श्री का इंटरव्यू है, तो जिसमें 1.25 घंटे का मैं इंटरव्यू लेती हूँ। तो इस तरह से मेरा तनिमा का क्या बात अर्थ है! पूछ रहे हैं। तनिमा का मतलब है क्रश काय, क्योंकि मैं मैगजीन के लिए तो बहुत पैसा लगता है, तो मैं एक मैगजीन नहीं प्रकाशित कर सकती सीमित संसाधनों में। तो मैंने ये क्रश काय दुबली पतली टेबुलाइट साइज की 8 पेज की ये मैगजीन मैंने प्रकाशित करना शुरू की, और इस तरह से मैंने 14 वर्षों तक लगातार मासिक रूप से इस मैगजीन को प्रकाशित किया। और इसके लिए मैंने हिंदी बिल्कुल। टाइपिंग सीखी ताकि मैं अच्छे से प्रूफ रीडिंग कर सकूं अपने हाथों से। तो इस अखबार की वजह से मुझे बहुत पहचान मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और सच कहा है आपने कि किसी भी चीज़ को करने के लिए हमें उस चीज़ को जानना बेहद ज़रूरी है। हर चीज़ हम दूसरों बिल्कुल। के सहारे नहीं कर सकते। तो आपने कहा कि मैंने हिंदी की टाइपिंग सीखी ताकि मैं इसे बखूबी हाँ, अंजाम दूँ, मुझे मैं खुद प्रूफ सबने मना रीडिंग कर करूँ। दिया था
कि इस उम्र में आप हिंदी टाइपिंग नहीं सीख सकती, लेकिन मैंने सीखा। और उसके बाद जब मैं अपने हाथों से प्रूफ रीडिंग करती थी, होता ये था कि अगर संपादकीय में एक नुक्ता भी रह जाता उर्दू अल्फाज में, तो आप हम्म। मेरे उसकी मतलब हालत की मेरी आप अंदाज़ा लगा सकती थी कि मैं जो मेरे अखबार निकलते थे, हज़ार की संख्या में मैं निकालती थी, तो एक-एक पे मैं ब्लैक पेन से वो नुक्ते लगाती थी। ओह, मतलब मुझे ये लगता क्या था बात है। कि कोई कोई ये ना कह दे कि तुम तो साहित्यिक अखबार निकालती हो और उर्दू अल्फाज में आपने फलां नुक्ता ही नहीं लगाया। नुक्ता नहीं तो लगाया, क्या इतना बात है। मुझे इतना मुझे अखबार से प्यार था। और सौभाग्य से मेरी बेटी का नाम भी तनीमा है। मैंने सेकंड ईयर में एक नॉवल पढ़ा था, तनीमा जातक, बंगाली किसी राइटर का था। तो एक अचेतन मन में ऐसा हुआ कि अगर मुझे कभी बेटी हुई तो मैं उसका नाम तनीमा रखूँगी। तो मैंने उसका क्या नाम बात है। तनीमा रखा। जब मेरी दूसरी बेटी हुई तो वर्तिका नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन जी मैंने जी राइम जी। मिलाने के लिए उसका नाम भी वर्तिमा किया। तो लोग कहते हैं कि आपने दोनों ही नाम बहुत ही यूनिक रखे हैं। तो तनीमा नाम जी, की मेरी पृष्ठभूमि ये रही। जी, क्या बात है, क्या बात है। और देखिए वक़्त जो है वो अपना काम कर रहा है, धीरे-धीरे बीता जा रहा है। हम वक़्त को जी, पकड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपसे बहुत कुछ सुनना है। अब मैं चाहती हूँ हम सब की तरफ से गुज़ारिश है कि एक कोई और गीत या ग़ज़ल जो आपके दिल हुँ, के करीब हो, हम लोग को चलते-चलते सुना दें ताकि हम लोग उसी में खोए-खोए ही प्रोग्राम को बिल्कुल, बिल्कुल, ख़त्म कर पाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैंने अपनी बेटियों के नाम एक नज़्म लिखी है, मुझे बहुत पसंद है। और क्योंकि जीवन में बहुत उतार-चढ़ाव रहा, और जी, बेटियों ने अपना जो फ़र्ज़ होता है एक क्योंकि वो स्टूडेंट थी और उन्होंने दोनों ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। मेरा क्योंकि कार्यक्रमों के दौरान बाहर जाना, बहुत कवि सम्मेलनों में मंच संचालन के लिए या किसी तरह की कॉन्फ्रेंस में जाना, किसी सेमिनार में जाना, तो मेरा आना-जाना बाहर रहता था। लेकिन बखूबी रूप से मेरे पतिदेव ने बच्चियों को सँभाला और उनकी शिक्षा-दीक्षा में कोई भी आँच नहीं आने दी। तो बच्चियों ने मेरा सौभाग्य है कि जब मैं लौट के आती थी तो बच्चियाँ पढ़ती हुई मिलती, तो मुझे कहना पड़ता था क्या कि बात अब है। तो बंद कर दो पढ़ना। तो ये मेरा सौभाग्य हुआ क्योंकि ईश्वर भी देखता है, अगर आपको संघर्ष है तो कहीं न कहीं आपको राहत मिलती है। तो बेटियों ने बिल्कुल, बहुत अच्छी पढ़ाई की और मेरे संघर्ष के दौरान में हालाँकि मुझे जो कुछ उनको देना चाहिए था वो मैं देना चाहते हुए भी नहीं दे पाई। तो उन्होंने कभी इस बात की शिकायत भी नहीं की, ना उन्होंने कभी इस बात को किसी तरह से ज़िक्र किया। तो उस बात को मेरे दिल में मैं अपने बहुत करीब पाती हूँ। और बाद में वो इंजीनियर बनी, अच्छी पोस्ट पे काम कर रही हैं और दामाद भी बेटों जैसे हैं। तो मेरे जीवन का संघर्ष इस रूप में बहुत अच्छी तरह से स्थायी रूप से एक सुखद एहसास के रूप में मेरे जीवन में मौजूद है। इसीलिए मैंने बेटियों पर अभी पिछले दिनों ये नज़्म लिखी, तो वो मैं सुनाना स्वागत है, चाहती हूँ। स्वागत है, बिल्कुल। स्वागत है। मेरी अखियों का वो नूर है, तारा है बेटियां, गुल सितारा बेटियां, मेरा मान है वरदान बेटियां, वाह, वाह, मेरा वाह! मान है वरदान बेटियां, सोनी सी गोद में बेटी बाहर आ गई। मेरी बेटी शादी के बहुत साल बाद आई, तब मैंने लिखा, सोनी सी गोद में बेटी बाहर आ गई, बनी ममता का ताबीज वो गलहार आ गई, तितली के पाँवों में बंधी पाजेब सिरुंझुन, किलकारियों की शहदिल झंकार पा गई, सरगम मेरी धड़कन की गुलूकारा बेटियां, मेरा सहारा बेटियां, क्या बात है! मेरे प्राण आहा! मेरी जान बेटियां, मेरे प्राण मेरी जान बेटियां। और बेटी बड़ी होने लगी, वो खिलखिला के बिखरे जैसे फूल जड़ी हजार, इठला के हंस के चलती जिंदगी को दे पुकार, बाबुल के दिल के बाग का मासूम वो गुंजा। बेटियां बाबुल के बहुत करीब होती हैं, मेरी भी जी, बेटियां जी। ऐसी ही। बाबुल के दिल के बाग का मासूम वो गुंजा, रोजाना सुबह शाम देती मैं नजर उतार,
मेरी उम्मीदों ख्वाबों का पसारा है बेटियां, वाह दिलदारा वाह वाह। बेटियां, मेरी आने बान शान बेटियां, मेरा मान है वरदान बेटियां। और फिर दूसरी बेटी का जन्म होता है। फिर से गुलबहार ने आंगन में पग धरे और इल्म की दुनिया में दोनों ने ही डग भरे। चाहा न मांगा मुझसे कुछ भी हो गई बड़ी, ख्वाहिश थी पूरे करती ख्वाब आंखों जग भरे, ख्वाहिश थी पूरे करती ख्वाब आंखों जग भरे। मेरी खुशियों की तिजोरी इदारा है बेटियां, उजियारा बेटियां, अरमानों का एक थान बेटियां, मेरा मान है वरदान बेटियां। आनंदा जी लिख रही हैं हमें स्वयं बेटियां होने पर गर्व। बिल्कुल, ये सभी आपके जरिए कविताएं हैं और बेटियों के लिए खास तौर पर। और मैं कहती हूँ कि हिंदुस्तान की बेटियां सब्र कराल की अजब मिसाल होती हैं। कभी कुछ नहीं मांगती, कुछ नहीं कहती और बिना कुछ कहे, बिना कुछ करे वो आगे बढ़ती जाती हैं, परिवार रिश्तों की धुरी बन जाती हैं। सब्रो करार की अजब मिसाल बेटियां, ये मैं राखी को समर्पित करती हूँ ये पंक्तियां। बिल्कुल, सब्रो करार की अजब मिसाल बेटियां, हर सिमत कामयाब बाकमाल बेटियां, परवाज थी रफ्तार थी यूं आसमां तलक, जवाब बन गई जो थी सवाल बेटियां, जवाब बन गई थी जो सवाल बेटियां। सवाब की मेरी बेल पुण्य धारा बेटियां, हाँ अनारा बेटियां, हाँ अनारा बेटियां, दिल दीवाने हैं उनवान बेटियां। क्या बात है, क्या अभी बात आपने है। कहा था, अभी आपने कहा कि बेटियों के नाम बहुत लिखती हैं, तो अगर मेरा दिल कोई ग्रंथ है तो उसका शीर्षक बेटियां ही होगा, ये क्या कहना बात है, चाहती क्या हूँ। बात। इसीलिए मेरी किताब का नाम भी कहानियों सी बेटियां है, क्योंकि ये बेटियां हैं कहानियां की कहानियों सी बेटियां, हर जुल्म के निशाने पे निशानियों सी बेटियां, हर जुल्म के निशाने पे निशानियों सी बेटियां। तो आखिर में ये बंद प्रस्तुत करके और फिर हम विराम की ओर चलेंगे। दिल दीवाने हैं उनवान बेटियां, मेरे कालजे की कोर फिर सयानी बन गई, शादी के बाद शाद की कहानी बन गई, हर पल मेरी दुआएं हैं आबाद रहे वो, कि धूप में वो छांव का जन्नत मेरी तकदीर जिंदगानी बन गई, जन्नत क्या बात। मेरी तकदीर जिंदगानी बन गई, कि धूप में वो छांव का इशारा बेटियां, जग में जारा बेटियां, मुस्कान का जहान बेटियां, अरमान का एक थान बेटियां, दिल दीवाने हैं उनवान बेटियां, मेरी आँखियों का वो नूर है, तारा है बेटियां, गुल सितारा बेटियां, मेरा मान है वरदान बेटियां, मेरे प्राण मेरी जान बेटियां। बहुत बहुत क्या शुक्रिया। बात है, क्या बात है, क्या बात है। और बिल्कुल शकुंतला जी, आज समय का पता ही नहीं चला आपके साथ में, और जो लोग भी जुड़े हुए थे वो आखिर तक हमारे साथ में हैं। आपको तो मैं यही कहूंगी, मेरी गजल के 2 शेर अर्पित करूंगी कि मैंने जो जिंदगी से है पाया वो कम नहीं, मैंने जो जिंदगी से है पाया वो कम नहीं, जिस तरह हर किसी से निभाया वो कम नहीं, माना खुदा के चांद सितारे हैं लाजवाब, माना खुदा के चांद सितारे हैं लाजवाब, मैंने भी जो चिराग जलाया वो कम नहीं, मैंने भी जो चिराग जलाया वो कम नहीं। बहुत बहुत खूबसूरत रही आज की शाम, और मैं फिर से शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आपने इतना वक्त निकाला और इतने खूबसूरत तरीके से अपनी बातें बयां की कि सबके सीधे जहन तक, दिलों तक पहुंची हैं वो चीजें। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। साथ में रश्मि अभया जी इस तरह से हम लोग को जोड़ने का काम करती हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। कुमार पंकजेश जी भी कार्यक्रम से जुड़ गए थे और बहुत प्रशंसा कर रहे थे। जितने लोग भी हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, खासतौर उन पे सबका मैं हार्दिक आभार। आदरणीय प्रभाकर साहब का भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आदरणीय जी। राजेश प्रभाकर जी ने मुझे कहा और
जब उन्होंने मुझे बताया कि राखी जी आपसे साक्षात्कार करेंगी तो बस मेरा भी दिल बल्ले बल्ले हो गया। और रश्मि जी ने हमें ये अवसर दिया मुलाकात का। बहुत खूबसूरत पल थे। और मैं यही कहती हूँ आखिर में कि मेरे अल्फाज में हकीकत की रवानी दे दे। रब मेरी आंखें न सूखे थोड़ा पानी दे दे। मेरी आंखें न सूखे थोड़ा पानी दे दे। और सबके गम दर्द पिरोलूं में तरानों में। रब वो क्या बात है, ताकत इस जुबां को नई बयानी दे दे। नई बयानी दे दे। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, धन्यवाद। शब्बा खैर। धन्यवाद। शुभ बात।